हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का मासिक जांच परीक्षा। ठीक है, ये विषय है हिंदी बी, अक्टूबर माह, समय 2 घंटा और पूर्णांक है 40। अगर आपके पास दूसरे क्लास का किसी भी प्रकार का वीडियो पीडीएफ है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर को एक बार नोट कर लीजिए, 83 40 350 656। आप लोग इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर से एक बार लिख लीजिए, 83 40 350 656। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैंने ये गद्यांश को पढ़ चुका हूँ। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। और अगर दोस्तों आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं पहले नंबर में एक नंबर है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। तो व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो छात्रावस्था है, यानी तीसरा, छात्रावस्था। अब दूसरा में आते हैं, छात्रावस्था की तुलना विकसित पेड़ से करना क्यों ठीक नहीं है। यानी छात्रावास की तुलना विकसित पेड़ से करना क्यों ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी विकसित पेड़ की शाखा मुड़ मुड़ नहीं पाती। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था। तो छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? तो कठोर अनुशासन का पालन करना सीखे, यानी उन लोगों को कठोर अनुशासन का पालन करना सीखने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं नेक्स्ट में, छात्रावस्था सफ़ेद चादर के समान है, क्यों? छात्रावस्था जो है ना, सफ़ेद चादर के समान है, क्यों है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। मतलब जिस तरह से प्रभाव डालना हो ना, उस तरह से आप लोग डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कहता है, इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो विद्यार्थी का जीवन होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें है, सही विकल्प का चयन करें, यानी इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाकर इसका विलोम शब्द बनेगा। शुद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाकर इसका विलोम शब्द बनेगा। तो इसका बनेगा आपका, यानी अ नंबर, यानी दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं हम लोग दूसरा में, दूध वाला, इस शब्द में प्रत्यय क्या है। दूध वाला में इसमें प्रत्यय क्या है? तो पहला नंबर, यानी वाला है। क्या है? वाला। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा में कहता है कि पंकज शब्द में कौन सी संधि है। पंकज का जो शब्द है ना, इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि, यानी दूसरा नंबर, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन नहीं है। इसमें पर्यायवाची कौन नहीं है, इसके बारे में कहा गया है। तो अरी भी है, दुश्मन भी है, रिपु भी है, तमसा नहीं है। कौन सा नहीं है? चौथा नंबर, इसका चौथा नंबर तमसा नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, पांचवा की ओर। इसमें कह रहा है कि एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र
सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? तो शब्द कहलाती है, यानी ए नंबर क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1 में है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? यानी अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया? तो इसका चलिए हम लोग उत्तर को बनाते हैं। चलिए हम लोग इसका उत्तर को बनाते हैं। मनुष्य को परिष्कार और आत्मोन्नति के प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। निंदा करने वाले के जरिए ही हमें अपने परिष्कार का अवसर मिलता है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निदक रखने चाहिए ताकि वे हमारी त्रुटियों को बता सके। वास्तव में निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा को। मनुष्यता कविता में कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है और उसमें वह गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक दुनिया की यादों में बना रहे, ऐसे मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। इस तरह से आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 4 प्रश्न को कहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको तीसरा को नहीं बनाते हैं, चौथा को देखते हैं। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती है? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को बनाते हैं। तो इसका उत्तर है, बड़े भाई साहब होने के नाते वे अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का ज्ञान था। वे अपने किसी भी कार्यों द्वारा अपने छोटे भाई के सामने गलत उदाहरण रखना नहीं चाहते थे जिससे कि उनके छोटे भाई पर बुरा असर पड़े। इसलिए बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं दबाने पड़ती थी। इस तरह से आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो क्यों महत्वपूर्ण था इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सन 1930 में गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। इसके लिए लोगों ने अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था और उन्हें इस तरह से सजाया था कि ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई 4 प्रश्न का उत्तर देने के लिए गया है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। मीठी वाणी बोलने से
औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को बनाते हैं। तो इसका उत्तर को देखते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को शीतलता प्रदान करती है तथा सुनने वाले को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस तरह से हम लोग इसका उत्तर कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा में, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर को बनाते हैं। आइए हम लोग इसका उत्तर को बनाते हैं। मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहते हैं। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले। ऐसे सकर्म करे जिसे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें। उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना व स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ ज्ञान के साथ अनुभव और व्यवहारिकता से आती है। पुस्तकीय ज्ञान को अनुभव में उतारने पर ही हम सही जीवन जी सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भले कोई किताबी ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, परंतु अपने अनुभव और व्यवहार के द्वारा उन्होंने अपने जीवन की हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया। अतः पुस्तकीय ज्ञान और अनुभव के तालमेल द्वारा जीवन की समझ आ जाती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका उत्तर बनाइएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। सुभाष बाबू की जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इसका उत्तर बनाते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बावजूद स्त्रियों के दल अनेक जगहों से जुलूस बनाकर सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया,
जिसमें जानकी देवी और मदासला बजाज जैसी स्त्रियों ने भी भाग लिया। मोनूमेंट पर भी बड़ी संख्या में स्त्री के निडर होकर झंडा फहराया गया। सरकारी कानून का उल्लंघन कर लगभग 150 स्त्रियां अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस ने जुलूस में भाग लेने वाली स्त्रियों पर भी दमन किया। इन सब के बावजूद भी स्त्रियां लाल बाजार तक आगे बढ़ती रही। इस तरह से उनकी भूमिका थी महिलाओं की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों का व्यंग किया? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को बनाते हैं। तो बनाते हैं इसके हम लोग उत्तर को। मैं लेखक के शिक्षा पर किए व्यंग पर पूरी तरह सहमत हूँ। पाठ में बच्चों की व्यवहारिक शिक्षा को पूरी तरह नज़रअंदाज किया है। पाठ में बच्चों के ज्ञान कौशल को बढ़ाने के बजाय उसे रट्टू तोता बनाने पर जोर दिया गया है, जो कि सर्वाधिक अनुचित है। परीक्षा प्रणाली में आंकड़ों को महत्व दिया गया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर शिक्षा प्रणाली कोई ध्यान नहीं देती। इस तरह से इसका उत्तर हम लोग बनाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर्वतीय सौंदर्य को व्यक्त करने वाली कविता है। प्रकृति का यह सौंदर्य वर्षा में और भी बढ़ जाता है। वर्षा काल में प्रकृति में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तन देखकर लगता है कि प्रकृति सजने धजने के क्रम में पल पल अपना वेश बदल रही है। विशाल आकार वाला मेखलाकार पर्वत है जिस पर फूल खिले हैं। पर्वत के पास ही विशाल तालाब है जिसमें पर्वत अपना सौंदर्य निहारता है और आत्ममुग्ध होता है। तालाब का जल इतना स्वच्छ है जैसे दर्पण हो। पर्वतों से गिरते झरने सफ़ेद मोतियों की लड़ियों जैसी लगते हैं। अचानक बादल उमड़ते हैं। बादलों में पर्वत और झरने अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पर्वत विशालकाय पक्षी की भांति पंख फड़फड़ाकर उड़ जाती है। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो जाती है। साल के पेड़ भयभीत होकर धरती में धंसने लगते हैं। तालाब से धुआं उठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंद्र अपनी जादूगरी दिखा रहा है। इस तरह से आप लोग इसका उत्तर बना सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।